देखिए समझिए, हम आपको एक बात बोले थे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर के एक सेशन रखेंगे। और आप सुनिए, आप बिहार एसआई का क्वेश्चन बैंक पलट करके देखिए। इस बार मेंस में एक प्रश्न पूछा गया है, बी आर अंबेडकर ने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना कब किया है। इस बार मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इससे पहले भीमराव अंबेडकर से संबंधित पूछा हुआ एक क्वेश्चन यह था, निम्नलिखित में से कौन ऐसा संगठन है जो भीमराव अंबेडकर के द्वारा स्थापित नहीं किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन ऐसा संगठन है जो भीमराव अंबेडकर के द्वारा स्थापित नहीं किए गए हैं। ये दो प्रश्न आज तक के बिहार एसआई के इतिहास में आपके परीक्षा में पूछा गया है। तो ये दो प्रश्न आज तक के बिहार एसआई के इतिहास में आपके परीक्षा में पूछा गया है। मतलब जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से संबंधित चीजें हैं वो आपके लिए जरूरी है। तो इसीलिए अभी पढ़िएगा अंबेडकर साहब या बाद में। देखिए, मान लिया जाए कि अभी अगर आप पढ़ते हैं तो ये भी ठीक है, बाद में भी पढ़िएगा वो भी ठीक है, लेकिन अभी पढ़ना ज्यादा जायज है। अभी पढ़ना ज्यादा जायज क्यों है? तो इसलिए है क्योंकि अभी अभी हम आपको एक चैप्टर खत्म किए हैं, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी दलित समाज के लोगों को जागरूक करने का काम किया और दलित समाज में सुधार लाने का काम किया। दलित समाज के लोगों को जागरूक करने का काम किया और दलित समाज में सुधार लाने का काम किया। और वे स्वयं दलित समाज से बिलोंग करते थे। तो हमको लगता है अभी पढ़ना थोड़ा ज्यादा जायज होगा, ज्यादा उचित होगा। आप पढ़ना चाहेंगे तो हम पढ़ा देंगे, आप नहीं पढ़ना चाहेंगे तो हम अगला टॉपिक पर बढ़ेंगे। क्या विचार है? पढ़ा देना। तो आइए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को जान लेते हैं। समझ गए? तो आइए पढ़ते हैं। तो आज के सेशन का जो हमारा टॉपिक है वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। और भीमराव अंबेडकर के विषय में हम लोग जान लेते हैं। और फिर जो हमारा इतिहास का टॉपिक है कांग्रेस से पूर्व स्थापित संगठन, उसके विषय में भी आज के सेशन में ही हम लोग चर्चा कर लेंगे। मतलब जो आपको पीडीएफ हम दिए हुए थे वो पीडीएफ आज खत्म हो जाएगा। समझ, वो पीडीएफ आज आपका खत्म हो जाएगा। तो आइए चर्चा करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोले थे, उनका एक पिक लगाने के लिए। हाँ हाँ, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर का जीवन बहुत संघर्षशील रहा है। चाहे भीमराव अंबेडकर का प्रारंभिक जीवन हो, वैवाहिक जीवन हो, राजनीतिक जीवन हो, शैक्षणिक जीवन हो, उनका हर जीवन संघर्ष से भरा पड़ा रहा है। और काफी चुनौतियों का सामना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को करना पड़ा है। भीमराव अंबेडकर जिस जाति से आते थे वह अछूत जाति माना जाता था, जिस वजह से सामाजिक तौर पर काफी प्रताड़ना झेलना पड़ा। सामाजिक तौर पर काफी प्रताड़ना झेलना पड़ा। सामाजिक तौर पर उनके साथ काफी ज्यादा भेदभाव हुआ। और सामाजिक तौर पर उनके साथ जो काफी ज्यादा भेदभाव हुआ, उस भेदभाव को लेकर ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने यह सोचा, हम जिस भेदभाव का सामना कर रहे हैं उसका सामना हम किसी भी दलित जाति के लोगों को आगे नहीं करने देंगे।
और दलित जाति के लोगों को उनका अधिकार दिलाने में अंबेडकर साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा है। फिर जब राष्ट्रीय राजनीति में डॉक्टर अंबेडकर साहब प्रवेश किए, गांधी जी के साथ उनका सामना होता था और दोनों के बीच वैचारिक मतभेद होता था। गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन का इन्होंने समर्थन नहीं किया था, तो राजनीतिक तौर पर भी उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा और पारिवारिक जीवन में भी उन्हें संघर्ष करना पड़ा था। उनकी 2 पत्नियां हुआ करती थी, थे हिंदू धर्म में पैदा लिए, लेकिन मरे बौद्ध बन करके, तो उनका जीवन काफी संघर्षशील रहा है। काफी सीख उनके जीवन से हम सभी को मिलता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को, इनका जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में, एमपी मध्य प्रदेश के महू में महार जाति में हुआ था। मध्य प्रदेश के महू में महार जाति में हुआ था। मध्य प्रदेश के महू में महार जाति में हुआ था। इनके पिता राम जी और इनकी माता भीमा जी, इनके पिता राम जी और इनकी माता भीमा जी थी। और इनके पिता जो है, इनके पूर्वज जो है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन सेना के तौर पर कार्यरत थे। और जिस जाति से ये आते थे, इस जाति को अछूत माना जाता था। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने महाराष्ट्र इनका शैक्षणिक भूमि रहा है। महाराष्ट्र से इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया है। महाराष्ट्र से इन्होंने ऑनर्स की डिग्री प्राप्त की है। ऑनर्स की डिग्री इन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से प्राप्त की है। और एमए करने के बाद, एमए बोल दिए थे, नहीं, सॉरी, ग्रेजुएशन, पहले ग्रेजुएशन होता है तब ना एमए होता है, सॉरी। तो इनकी शिक्षा दीक्षा महाराष्ट्र में हुई है। शिक्षा दीक्षा इनकी महाराष्ट्र में हुई है। और ऑनर्स इन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से किया। और ऑनर्स के बाद इन्होंने एमए किया। और इन्होंने एमए जो है आपको अर्थशास्त्र से किया। और इन्होंने एमए अर्थशास्त्र से 2 यूनिवर्सिटी से किया। एक आपको कोलंबिया यूनिवर्सिटी यूएसए और दूसरा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी इन्होंने जो है आपको अर्थशास्त्र की डिग्री ली। अब आप कहिएगा कि ये अमेरिका के न्यूयॉर्क जाकर, लंदन जाकर के शिक्षा ग्रहण किया। तो देखिए, एक हम लोगों को पढ़ना होता है मराठा साम्राज्य के विषय में। मराठा साम्राज्य कई संघ में बट गए थे, जिसमें पूना के शासक को पेशवा कहा जाता था, बड़ौदा के शासक को गायकवाड़ कहा जाता था, धार के शासक को पवार कहा जाता था, नागपुर के शासक को भोसले कहा जाता था। तो उसमें जो बड़ौदा के गायकवाड़ हुआ करते थे ना, बड़ौदा के गायकवाड़ शासकों के द्वारा इन्हें छात्रवृत्ति मुहैया करवाई गई थी। और उस छात्रवृत्ति की राशि जो डॉक्टर अंबेडकर साहब को मुहैया करवाई गई थी, उसी राशि पर ये एमए करने के लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से जो है एमए की डिग्री इन्होंने अर्थशास्त्र में ली। ये कानून के बहुत बड़े विशेषज्ञ थे, वकील भी रहे हैं अपने जीवन में, प्रोफेसर भी रहे हैं अपने जीवन में। मतलब प्रतिभा के बड़ी धनी व्यक्तित्व के थे आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने जब अपना व्यावसायिक जीवन शुरू किया, मतलब इन्होंने जब कमाना शुरू किया, तो सबसे पहले ये प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाना शुरू किए। फिर इसके बाद जाकर जो है
इन्होंने जो है आपको वकालत भी किया, इन्होंने वकालत भी किया और फिर धीरे धीरे भारत की राष्ट्रीय राजनीति में ये प्रवेश किए, धीरे धीरे भारत की राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश किए। और भारत की राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश करने का इनका जो मकसद था, ऐसे तो कई सारे मकसद थे, लेकिन उन मकसदों में एक मकसद यह था कि दलित जाति के लोगों के साथ जो भेदभाव होता है, इसके बाद महिलाओं को जो शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं मिला हुआ है, इन चीजों को लेकर आवाज बुलंद करना जो है इनका काम था। दलित जाति के लोगों को जो मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता है, दलित जाति के लोगों को मंदिर में प्रवेश दिया जाए, दलितों के साथ समानता का व्यवहार किया जाए, दलितों के साथ समानता का व्यवहार किया जाए, इन उद्देश्यों को लेकर ही ये भारत की राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश किए, भारत की राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश किए। और जब ये भारत की राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश किए तो दलित जाति के लोगों को जो है इन्होंने सच में अधिकार दिलाने का काम किया है। अब आप समझिएगा, इनके द्वारा कई सारी पत्र पत्रिकाएं भी निकाला गया था, जैसे कि इन्होंने मराठी भाषा में मूक नायक इनका पत्रिका है, मराठी भाषा में इन्होंने मूक नायक नामक पत्रिका निकाला। फिर मराठी भाषा में ही इन्होंने बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका निकाला। तो इन तमाम पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से अपनी विचारधारा को इन्होंने प्रसारित किया और दलित जाति के लोगों को जो है जागरूक करने का काम किया। इसके बाद जब ये भारत की राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश किए तो इनके द्वारा कई सारे संगठन की स्थापना की गई। इन्होंने जो है बहिष्कृत हितकारिणी सभा नामक संगठन की स्थापना की, इन्होंने समाज समता संघ नामक संगठन की स्थापना की, इन्होंने डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन नामक संगठन की स्थापना की, इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी नामक राजनीतिक पार्टी की स्थापना की, इन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा नामक पार्टी की स्थापना की। तो तमाम प्रकार के संगठनों की स्थापना जो है आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किए गए और ये तमाम प्रकार के संगठनों के माध्यम से दलित जाति के लोगों को उनका हक और अधिकार दिलवाने का काम किया। और कहा जाता है कि 1930 से लेकर के 1932 के बीच में, जगा दीजिए उसको, 1930 से लेकर के 1932 के बीच में, जग जाइए मत सोइए, अच्छा हमको हमारा आंख धोखा नहीं दे सकता है, समझ गए। पहले तो आप उसके शरीर पे लद के सो रहे थे, क्या जी सो रही थी ना, अरे नहीं झगड़ा करेगी आपसे, सो करके आया कीजिए। चलिए आइएगा, समझिएगा आप चीजों को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में कहा जाता है 1930 से 1932 के बीच में 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तीनों गोलमेज सम्मेलन में अछूतों का प्रतिनिधित्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया और इन गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हुए दूसरा गोलमेज सम्मेलन एकमात्र ऐसा गोलमेज सम्मेलन था जिसमें कांग्रेस भी पार्टिसिपेट किया था, कांग्रेस भी भाग लिया था और कांग्रेस के तरफ से महात्मा गांधी भाग लिए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड से मांग किया। क्या मांग किया? तो रेमजे मैकडोनाल्ड से यह मांग किया कि जैसे मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया है, वैसे दलितों को भी पृथक निर्वाचन का अधिकार मिले। अब कहिएगा ये पृथक निर्वाचन का अधिकार क्या होता है? तो इसको आप समझिए। वर्तमान में जो भारत में निर्वाचन होते हैं, भारत में चुनाव होते हैं, उस चुनाव में
जो भी कैंडिडेट खड़ा होता है उसको हर तबका के लोग, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, हर तबका के लोग मतदान करते हैं। ऐसा होता है या नहीं होता? ऐसा होता है। जैसे मान लिया जाए कि अभी लोकसभा का चुनाव होना है, अभी लोकसभा का चुनाव होना है, 1 से 2 दिन में जो है आपको लोकसभा चुनाव का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जारी कर दिया जाएगा आपको। तो लोकसभा का चुनाव होना है। आप जहां पर बैठे हुए हैं यह है पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र। पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से जो भी उम्मीदवार खड़ा होंगे, बीजेपी के तरफ से, कांग्रेस के तरफ से, राजद के तरफ से, जनता दल यूनाइटेड के तरफ से, या जिस भी पार्टी से खड़ा होंगे, उस उम्मीदवार को मतदान इस क्षेत्र की सभी जनता करेगी, चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो। ऐसा होगा कि नहीं होगा? होगा, ऐसा ही होता है। लेकिन जैसा अभी होता है वैसा पहले नहीं होता था। पहले क्या होता था? मुसलमानों के लिए अलग चुनाव होता था, और जब मुसलमानों के लिए अलग चुनाव होता था तो उस चुनाव में उम्मीदवार भी मुसलमान होते थे और मतदाता भी मुसलमान होता था। उम्मीदवार भी मुसलमान और मतदाता भी मुसलमान। फिर सिखों के लिए अलग चुनाव होता था, उसमें उम्मीदवार भी सिख और मतदाता भी सिख। तो यह व्यवस्था आपको सही लग रहा है? कभी सही नहीं लग रहा है। यह व्यवस्था सही था भी नहीं। तो मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत मिल गया था। सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय को 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत मिल गया था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यह देख रहे थे कि जो दलित जाति के लोग हैं उनके साथ भेदभाव किया जाता है, उनके साथ सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर भेदभाव किया जाता है। तो दलित जाति के लोगों के साथ जब सामाजिक और राजनीतिक तौर पर भेदभाव किया जाता है तो इसलिए दलित जाति के लोगों को भी पृथक निर्वाचन का अधिकार मिले और दलित जाति के लोगों के लिए भी अलग से चुनाव हो और उस चुनाव में उम्मीदवार भी दलित हो और मतदाता भी दलित ही हो। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1931 के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में यह मांग किया कि दलित जाति के लोगों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया जाए। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने मांग किया और ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड मान गए, कहे ठीक है, आप मांग रहे हैं, हम देंगे दलितों को पृथक निर्वाचन का अधिकार। और फिर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक अधिनिर्णय या सांप्रदायिक पंचायत या अंग्रेजी में कम्युनल अवार्ड की घोषणा किया। और कम्युनल अवार्ड की घोषणा करते हुए रेमजे मैकडोनाल्ड ने दलित जाति के लोगों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया। दलित जाति के लोगों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया। जब दलित जाति के लोगों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया तो उस समय महात्मा गांधी महाराष्ट्र के पुणे के यरबदा जेल में बंद थे। गांधी जी को पता चला कि दलितों को भी पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया है। तत्पश्चात गांधी जी पूना के यरबदा जेल में ही आमरण अनशन पर बैठ गए। आमरण अनशन पर बैठ गए और गांधी जी कहे जब तक यह वापस नहीं होगा तब तक हम अपना आमरण अनशन तोड़ने वाले नहीं हैं। हम मर जाएंगे लेकिन इसको वापस करवा करके रहेंगे। और फिर गांधी जी आमरण अनशन पर जब बैठ गए, तत्पश्चात मदन मोहन मालवीय और राजेंद्र प्रसाद के प्रयास से महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच पूना के यरबदा जेल में एक समझौता हुआ जिसे पूना समझौता कहा जाता है। और पूना समझौता के वजह से सांप्रदायिक अधिनिर्णय को वापस करना पड़ा। सांप्रदायिक अधिनिर्णय को जो है वापस करना पड़ा। और देखिए, दलितों को पृथक निर्वाचन का अधिकार देकर अंग्रेज जो फूट हिंदू और मुसलमानों के बीच डाला था, वही फूट अंग्रेज उच्च जाति के हिंदू और निम्न जाति के हिंदू के बीच डालना चाहते थे। आप चीजों को समझिएगा।
अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। इस बात से तो आप अवगत हैं, हाँ या ना? है तो अंग्रेजों ने जो है फूट डालो राज करो की नीति अपनाई। ठीक है, अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई। अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति को आगे बढ़ाने के लिए ही मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत, जिस वजह से भारत के हिंदू और मुसलमानों के बीच एक गहरा खाई पैदा हो गया। तो अंग्रेज यह चाहता था कि जो हिंदू है, हिंदू में जो उच्च जाति के हिंदू है और जो दलित हिंदू है, हिंदू में भी हम फूट डाल दे, दलितों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दे करके। कांग्रेस के अन्य नेता इस बात को नहीं समझ पाए, लेकिन महात्मा गांधी की अगर हम लोग बात करें तो महात्मा गांधी इस बात को समझ गए और फिर महात्मा गांधी ऐसा होने नहीं दिए। यही सब तो गांधी जी का योगदान है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर साहब ने गांधी जी के समक्ष यह प्रस्ताव रखा, ठीक है दलितों को पृथक निर्वाचन का अधिकार नहीं मिले, लेकिन दलितों को आप कुछ तो दीजिएगा। तो इस पर गांधी जी ने कहा विधानसभा विधान परिषद में सीट दोगुना कर देते हैं और आरक्षण भी दे देते हैं, आरक्षण भी दे देते हैं। अगर दलितों को आरक्षण मिला है तो उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा योगदान है। और आज के डेट में आप देखते होंगे कि एससी और एसटी कैटेगरी के लोगों के लिए लोकसभा में सीट आरक्षित रहता है, विधानसभा में सीट आरक्षित रहता है। तो ये सब किसके कारण हो पाया है? ये सब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कारण हो पाया है। आज के डेट में जो एससी के लिए जो है आपको 84 सीट और एसटी कैटेगरी के लोगों के लिए 47 सीट लोकसभा में है। लोकसभा के 543 सीट में से, लोकसभा में 543 सीट है ना जी, लोकसभा में जो 543 सीट है उसमें 84 गो एससी कैटेगरी के लिए आरक्षित है, 84 गो एमपी एससी कैटेगरी के ही होंगे और 47 गो एमपी एसटी कैटेगरी के ही होंगे। ये सब किसका देन है? ये सब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का देन है। और ये जो आप देख रहे हैं यही सब चीज तो पूना समझौता में हुआ था कि दलितों को जो है विधानसभा में, लोकसभा में सीट प्रदान किया जाए और आरक्षण भी जो है आपको दलितों को दिया जाए। समझ गए? तो ये सब डॉक्टर अंबेडकर साहब की देन है। फिर डॉक्टर अंबेडकर साहब एक राजनीतिक पार्टी भी स्थापित किए थे। हुआ क्या था, वर्ष 1935 में ब्रिटिश संसद के द्वारा एक अधिनियम लाया गया था, 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम। और जो 1935 का भारत शासन अधिनियम आया था, उस अधिनियम में यह घोषणा किया गया था कि 1937 में प्रांतों में विधानसभा के चुनाव होंगे। तो 1937 में प्रांतों में विधानसभा के चुनाव होने थे। उस चुनाव में डॉक्टर अंबेडकर साहब भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते थे। और फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1936 ईस्वी में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किए। 1936 ईस्वी में 1936 ईस्वी में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। और वह पार्टी 1937 के प्रांतीय विधानसभा चुनाव में पार्टिसिपेट किया और 13 सीट भी जीता था। महाराष्ट्र के क्षेत्र में मुंबई प्रेसिडेंसी में 13 सीट इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जीती थी, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पार्टी थी। और आपको इसके बाद जब आपको कांग्रेस सरकार सब बनाया, तो कांग्रेस के सरकार बनाने को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समर्थन नहीं दिया था। और भीमराव अंबेडकर की अगर आप लोग बात करेंगे तो कई सारे पद पर रहे थे। बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य रहे हैं, विधानसभा के सदस्य रहे हैं, विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे हैं, विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे हैं। आजादी के बाद 1952 से 1956 तक राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। फिर आजाद भारत के
प्रथम कानून मंत्री के पद पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे हैं। और जब आपको संविधान का निर्माण हो रहा था तो संविधान निर्माण के क्रम में संविधान सभा ने संविधान को बनाने को लेकर 8 बड़ी और 13 छोटी समिति का गठन किया था। और जो 8 बड़ी और 13 छोटी समिति का गठन किया था उसमें 8 बड़ी समिति में एक समिति थी प्रारूप समिति, जिस प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। उस प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे और उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और एक बात आप जानिए, संविधान के निर्माण में, ऐसे तो संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया है, संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया है, लेकिन संविधान सभा के सदस्यों में सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों में से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे हैं। और संविधान निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सबसे बड़ा योगदान रहा है। सबसे बड़ा योगदान संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ही रहा है। यही वजह है कि डॉक्टर अंबेडकर साहब को आधुनिक भारत का मनु, भारतीय संविधान का निर्माता, ये तमाम उपाधि से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को जो है नवाजा जाता है। इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में कहा जाता है कि इन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में वर्ष 1955 में भारतीय बौद्ध महासभा नामक एक संगठन की स्थापना किया। बौद्ध धर्म को अपना लिए और बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद ही कुछ महीनों बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन हो गया। 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन हो गया। और यही वजह है कि 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता, महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इनका जो समाधि स्थल है उसे चैत्य भूमि कहा जाता है। इनके समाधि स्थल को चैत्य भूमि कहा जाता है। और मरणोपरांत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान की वजह से भारत सरकार ने वर्ष 1990 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न सम्मान से नवाजा है। समझ गए? मेनली जानते हैं उनका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा स्थापित जो राजनीतिक संगठन है वो याद रखना जरूरी है, क्योंकि 2 बार परीक्षा में वहां से प्रश्न आया है और दोनों बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा स्थापित संगठन से संबंधित प्रश्न ही जो है आपसे पूछे गए हैं। समझ गए? तो ये चीज है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो आपके नोट में है नहीं, समझ गए? तो इसको जो है आपको नोट डाउन करना है। तो अब आप नोट डाउन कीजिए। तो लिखिए लिखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हेडिंग मार लिए। लिखिएगा क्या बकलोल। लिखिएगा इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के
महू में, मध्य प्रदेश के महू में, महार जाति में, महार 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 जाति में, महार जाति में, महार जाति में हुआ था। महार जाति में हुआ था, हुआ था, महार जाति में हुआ था। इनके पिता रामजी मालोजी सकपाल, पूरा नाम था उनका। इनके पिता रामजी मालोजी सकपाल, रामजी मालोजी सकपाल, और माता, इनके पिता रामजी मालोजी सकपाल और माता भीमाबाई, भीमाबाई, माता भीमाबाई, माता भीमाबाई थी। इनकी दो पत्नी थी। इनकी दो पत्नी थी, जिसमें पहली पत्नी रमाबाई अंबेडकर, जिसमें पहली पत्नी रमाबाई अंबेडकर, जिसमें पहली पत्नी रमाबाई अंबेडकर और दूसरी पत्नी सबिता अंबेडकर, सबिता अंबेडकर, और दूसरी पत्नी सबिता अंबेडकर थी, दूसरी पत्नी सबिता अंबेडकर थी। इन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से, इन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से ऑनर्स की डिग्री, इन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से ऑनर्स की डिग्री प्राप्त की थी। ऑनर्स की डिग्री प्राप्त की थी, मुंबई विश्वविद्यालय से ऑनर्स की डिग्री प्राप्त की थी। फुल स्टॉप। बड़ौदा के शासक गायकबार, बड़ौदा के शासक गायकबार, बड़ौदा के शासक गायकबार, बड़ौदा के शासक, बड़ौदा के गायकबार शासक, उल्टा लिख लीजिए, बड़ौदा के गायकबार शासक, बड़ौदा के गायकबार शासक, बड़ौदा के गायकबार शासक के द्वारा दी गई छात्रवृत्ति, दी गई छात्रवृत्ति की राशि, दी गई छात्रवृत्ति की राशि पर, दी गई छात्रवृत्ति की राशि पर दी गई छात्रवृत्ति की राशि पर एमए करने के लिए, एमए करने के लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय गए, एमए करने के लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय गए, एमए करने के लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय गए।
एमए करने के लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय गए, जहां से उन्होंने अर्थशास्त्र में डिग्री प्राप्त, अर्थशास्त्र में डिग्री प्राप्त की। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी अर्थशास्त्र में एमए की डिग्री प्राप्त किया। नीचे से अब ये पैराग्राफ उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आगे जो लिखाने जा रहे हैं, आगे जो 5-7 पॉइंट लिखाएंगे वो परीक्षा के लिहाज से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो आगे के 5-7 लाइन को जो है एकदम से घेर लीजिएगा और लिख दीजिएगा VVI, ठीक है। तो ये जो 5-7 पॉइंट एकदम VVI है परीक्षा के दृष्टिकोण से, इसको पॉइंट वाइज ही लिखा रहे हैं, ठीक है। तो पॉइंट वाइज लिखा रहे हैं, स्टार मार मार के, ज्यादा बेटर रहेगा। लिखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1924 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1924 ईस्वी में बहिष्कृत हितकारिणी सभा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1924 ईस्वी में बहिष्कृत हितकारिणी सभा बहिष्कृत हितकारिणी सभा कोमा 1927 ईस्वी में, आगे 1927 ईस्वी में 1927 ईस्वी में समाज समता संघ 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 और 1930 ईस्वी में और 1930 ईस्वी में और 1930 ईस्वी में डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन 1930 ईस्वी में डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन 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 नामक डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन नामक संघ की स्थापना किया। नेक्स्ट ये पॉइंट बड़ी महत्वपूर्ण है, ये जो लिखा है बड़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट भी महत्वपूर्ण, अभी से 4-5 पॉइंट जो भी लिखाएंगे परीक्षा के दृष्टिकोण से यही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मराठी भाषा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मराठी भाषा में मूकनायक यहां पे लिख रहे हैं, मराठी भाषा में मूकनायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मराठी भाषा में मूकनायक के कॉस्ट में लिख लीजिएगा 1920।
1920 ईस्वी से यह पत्रिका शुरू किया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मराठी भाषा में मूक नायक कॉस्ट में 1920 और 1927 ईस्वी में और 1927 ईस्वी में बहिष्कृत भारत, 1927 ईस्वी में बहिष्कृत भारत, 1927 ईस्वी में बहिष्कृत भारत नामक समाचार पत्र निकाला। नेक्स्ट पॉइंट, (1930 ईस्वी से लेकर 1930 ईस्वी से लेकर नेक्स्ट पॉइंट 1930 ईस्वी से लेकर 1932 ईस्वी के बीच 1930 ईस्वी से लेकर 1932 ईस्वी के बीच 1930 ईस्वी से लेकर 1932 ईस्वी के बीच लंदन में होने वाले तीनों गोलमेज सम्मेलन में लंदन में होने वाले तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लंदन में होने वाले तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अछूतों का प्रतिनिधित्व किया इस क्रम में ही डॉक्टर अंबेडकर ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड से यह मांग किया कि दलितों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया जाए। 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 इस मांग उसी में इस मांग को पूरा करने के लिए ही रेमजे मैकडोनाल्ड ने इस मांग को पूरा करने के लिए ही रेमजे मैकडोनाल्ड ने रेमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को
16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किया? 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किया। 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 इस घोषणा के खिलाफ ही इस घोषणा के खिलाफ ही इस घोषणा के खिलाफ ही महात्मा गांधी इस घोषणा के खिलाफ ही महात्मा गांधी इस घोषणा के खिलाफ ही महात्मा गांधी पूना के यरबदा जेल में पूना के यरबदा जेल में इस घोषणा के खिलाफ ही महात्मा गांधी पूना के यरबदा जेल में 20 सितंबर 1932 से इस घोषणा के खिलाफ ही महात्मा गांधी पूना के यरबदा जेल में 20 सितंबर 1932 से आमरण अनशन पर बैठ गए। आमरण अनशन पर बैठ गए। तत्पश्चात मदन मोहन मालवीय के प्रयास से मदन मोहन मालवीय के प्रयास से गांधी जी और अंबेडकर साहब के बीच समझौता हुआ जिसे पूना समझौता कहा जाता है। समझौता हुआ जिसे पूना समझौता कहा जाता है। समझौता हुआ जिसे पूना समझौता कहा जाता है। जिसे पूना समझौता कहा जाता है। नेक्स्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1936 ईस्वी में 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 इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, बोर्ड पे लिखे हैं, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किया। यह पार्टी 1937 के प्रांतीय विधानसभा चुनाव में भाग लिया। यह पार्टी 1937 के प्रांतीय विधानसभा चुनाव में भाग लिया। नेक्स्ट पॉइंट है, यह पार्टी 1937 के प्रांतीय विधानसभा चुनाव में भाग लिया। यह पार्टी 1937 के प्रांतीय विधानसभा चुनाव में भाग लिया। नेक्स्ट पॉइंट, डॉक्टर अंबेडकर ने 1942 ईस्वी में डॉक्टर अंबेडकर ने 1942 ईस्वी में 1942 डॉक्टर अंबेडकर ने 1942 ईस्वी में ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन नामक एक संगठन बनाया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1942 ईस्वी में ऑल इंडिया शेड्यूल
कास्ट फेडरेशन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1942 ईस्वी में ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन नामक एक संगठन को स्थापित किया। इसके बाद एक बात और जानिए यहां पर, फिर आगे लिखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। देखिए 1942 का ईस्वी सबसे ज्यादा अगर प्रसिद्ध रहा है तो वह आपको भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर के प्रसिद्ध रहा है। भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर के प्रसिद्ध रहा है। जब भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस के द्वारा चलाए गए 1942 ईस्वी में, तो इसका विरोध डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गांधी जी का भी विरोध किया, भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। और इस दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गांधी जी को पागल तक बतला दिया था। कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कि गांधी जी पगला गए हैं। सही बात बता रहे हैं हम आपको मजाक लग रहा है। देखिए अंबेडकर साहब क्या कहे थे। अंबेडकर साहब यह कहे थे कि जब कोई देश युद्ध में हो, और देखिए उस समय 1939 से 1945 ये जो कालखंड है, क्या हो रहा था इस समय? द्वितीय विश्व युद्ध नहीं हो रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था। 2 विश्व युद्ध हुआ है, 1914 से 1918 पहला, 1939 से 1945 दूसरा विश्व युद्ध। तो दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था 1939 से 1945 के बीच। तो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर और गांधी जी को लेकर के, जब दुश्मन हमारे सीमे पर आ खड़ा हो, उस समय आंदोलन करना पागलपन से कम नहीं है। तो और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कौन करवाया था? भले महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व नहीं किए, गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व नहीं किए हैं, लेकिन शुरू तो वही ना करवाए थे जी, तो गांधी जी को लेकर के जो है यह स्टेटमेंट भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डॉक्टर अंबेडकर साहब ने ही दिया था कि जब दुश्मन हमारे सीमा पर हो तो उस समय आंदोलन करना पागलपन से कम नहीं है। समझ गए? तो ये स्टेटमेंट लिखिएगा। तो डॉक्टर अंबेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करते हुए यह कहा कि जब दुश्मन हमारे देश की सीमा पर हो, तो उस समय आंदोलन करना पागलपन से कम नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री बने थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री बने थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री बने थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री बने थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री बने थे। नेक्स्ट, विधि मतलब कानून मंत्री। नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1955 ईस्वी में, नेक्स्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1955 ईस्वी में मुंबई में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1955 ईस्वी में मुंबई में भारतीय बौद्ध महासभा नामक संगठन की स्थापना किया। 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 नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने जीवन के अंतिम समय में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने जीवन के अंतिम समय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने जीवन के अंतिम समय में हिंदू धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिए। हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिए। है, हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिए। अब कहिएगा क्यों अपनाए, तो उसका जवाब देते हैं। यही ना पूछे हैं? ओ, कब अपनाए थे, क्यों अपनाए थे? अच्छा ठीक है, सबका जवाब देते हैं। महाराज थोड़ा भी कॉमन सेंस ना है ना। बात है कि पटना का विद्यार्थी अपना कॉमन सेंस बेच देता है। कहां बेचता है? अगर विद्यार्थी सस्ता है तो अपना कॉमन सेंस बेचेगा एनआईटी घाट में। अगर उससे थोड़ा महंगा है गांधी मैदान में, अगर उससे भी महंगा है तो इको पार्क में जाकर बेचता है। समझे? तो बता रहे हैं, सब बात बता रहे हैं। चलिए थोड़ा कॉमन सेंस लगाइएगा तो क्यों अपनाए थे का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो लिखिए। क्या लिख रहे थे? क्या लिख रहे थे? बौद्ध धर्म अपना लिए और फिर 6 दिसंबर 1956 को, और फिर हाँ उसी में, और फिर 6 दिसंबर 1956 को, और फिर 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया। उनका निधन हो गया। उसी में उनके समाधि स्थल को चैत्य भूमि, उनके समाधि स्थल को चैत्य भूमि, उनके समाधि स्थल को चैत्य भूमि, उनके समाधि स्थल को चैत्य भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मरणोपरांत, नेक्स्ट पॉइंट, मरणोपरांत भीमराव अंबेडकर को, मरणोपरांत भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत भीमराव अंबेडकर को भारत सरकार ने 1990 ईस्वी में, भारत सरकार ने 1990 ईस्वी में, भारत सरकार ने 1990 ईस्वी में भारत रत्न पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार दिया।
देखिए, अब एक सवाल यह है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने जीवन के अंतिम समय में बौद्ध धर्म को क्यों अपना लिए। खैर, ये परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जानकारी के लिए आप जानिए। अगर कॉमन सेंस आपके पास होता तो आप नहीं पूछते, ऐसे पूछ दिए हैं तो जवाब दे रहे हैं, और पूछे हैं, क्वेश्चन पूछना है, खड़ा होकर के क्वेश्चन पूछिए, समझ गए। तो मूड ठीक है, इसी वजह से जवाब दे देते हैं, ऐसे मूड गड़बड़ रहता तो नहीं देते जवाब। हीरो सब, हीरो सब आप लोग पढ़िए ना, जो लिखा है उसको पढ़िए, तो एक बार पढ़िए। इधर उधर काय कर रहे हैं? ऑनलाइन ना कट गया? ऑनलाइन आ गया? फिर से लाइव कीजिए क्लास। छूटा नहीं ना है ऑनलाइन वाले लोग? ऑनलाइन में क्या हुआ था जी? हाँ, ऑनलाइन में सर्वर डाउन हो गया था, क्लास कट गया था। छूटा नहीं होगा, कुछ भी पढ़ाए उढ़ाए न है, समझे। तो जितना लिखाए हैं ना उसको एक बार पढ़िए तो सब लोग। ऑनलाइन वाले लोग आप लोग भी पढ़िए। ऑनलाइन देखिए जी, चल रहा है हीरो, चल रहा है ना? पढ़ लिए आए? पढ़ लिए जी, दीजिए तो कॉपी है लड़की कॉपी। आइए तो है हीरो सब। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ है? 14 अप्रैल 1800। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ है? अच्छा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन कब किया? 1924। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन कब किया? 1900। समाज समता संघ की स्थापना 1900। समाज समता संघ की स्थापना। डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना। डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। मुख्य नायक किसका समाचार पत्र? मुख्य नायक बहिष्कृत भारत। मुख्य नायक और बहिष्कृत भारत।
तीनों गोलमेज सम्मेलन में अछूतों का प्रतिनिधित्व किसने किया? किसने किया? अच्छा, दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की घोषणा सांप्रदायिक पंचायत के अधिनिर्णय के अंतर्गत रेमजे मैकडोनाल्ड ने किसके सुझाव पर किया? आए भीमराव। और सांप्रदायिक अधिनिर्णय के खिलाफ ही आमरण अनशन पर कौन बैठे? और फिर गांधी जी और अंबेडकर साहब के बीच कौन सा समझौता? पूना समझौता ना। पूना समझौता किसके किसके बीच हुआ? भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी कब स्थापित किया? 1900 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी कब स्थापित किया? 1900 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन कब स्थापित किया? 1900 जब दुश्मन हमारे देश की सीमा पर हो तो उस समय आंदोलन करना पागलपन से कम नहीं है। किसने कहा? किसने कहा है? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री। अच्छा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना कब किया? 1900 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना कब किया? अंतिम में कौन धर्म अपना लिए थे जी? बौद्ध धर्म ना। मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न मिला है? मिला है ना? कब मिला है? 1900। एक आध गो पॉइंट और लिखिए तो लिखिएगा। देखिए, सुनिए, है सुनिए। जैसे आज तक कंपटीशन के इतिहास में यह पूछा गया है कि डॉक्टर अंबेडकर ने कौन कौन सा संगठन स्थापित किया है, तो एक प्रश्न हमारे दिमाग में आ रहा है कि हमको ऐसा लग रहा है कि यह प्रश्न बन सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस किस सदन के सदस्य रहे हैं? किस किस सदन के सदस्य रहे हैं? तो वे बॉम्बे प्रेसिडेंसी से विधान परिषद के, विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और राज्यसभा के, ये सभी सदनों के सदस्य जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे हैं। तो ये पता नहीं, हमको लग रहा है कि एक अच्छा पॉइंट है। ठीक है, परीक्षा में पूछा भी जा सकता है। तो नीचे से लिखिएगा तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1952 से 1956 के बीच राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1952 से 1956 के बीच राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1952 से 1956 के बीच राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। इससे पहले वे बॉम्बे विधानसभा, इससे पहले वे बॉम्बे विधानसभा, बॉम्बे विधान परिषद, बॉम्बे विधान परिषद के भी सदस्य रहे हैं, के भी सदस्य रहे हैं तथा वे बॉम्बे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं। तथा वे बॉम्बे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं। तथा वे बॉम्बे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं। तथा वे बॉम्बे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं। बॉम्बे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं। एक और पॉइंट लिखिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक भारत का मनु तथा भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक भारत का मनु, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक भारत का मनु तथा
तथा भारतीय संविधान का निर्माता तथा भारतीय संविधान का निर्माता भी माना जाता है तथा भारतीय संविधान का निर्माता भी माना जाता है। चलिए एक बात और जानिए आप, ठीक है, एक बात और जानिए। देखिए अब जानिए रहे हैं तो जान न लीजिए, क्या दिक्कत है। देखिए आपको समझिएगा, आप सब लोग जानते हैं जो संविधान सभा है, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के सिफारिश पर हुआ है ना, हुआ है। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के सिफारिश पर हुआ है। संविधान सभा का गठन जो कैबिनेट मिशन योजना के सिफारिश पर हुआ है, संविधान सभा के गठन को लेकर के चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था। जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के गठन को लेकर के चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ। दिमाग में जाने दीजिएगा बात को। संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ। उस समय भारत विभाजित नहीं था, उस समय भारत विभाजित नहीं था, उस समय भारत का विभाजन नहीं हुआ था। भारत का विभाजन अगस्त 1947 ईस्वी में हुआ है, यानी जुलाई अगस्त 1946 के ठीक एक वर्षों बाद भारत आजाद हुआ है और भारत का विभाजन हुआ है। ऐसा बात है कि ना है? भारत को आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली और उसके 1947 से तो बोले हैं, भारत को आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली है और उसके ठीक एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। तो संविधान सभा के गठन हेतु जो चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुए थे, उस समय का भारत अविभाजित भारत था। उस समय का भारत विभाजित नहीं था, उस समय का भारत विभाजित नहीं था बल्कि अविभाजित भारत था। क्या था? अविभाजित भारत। अविभाजित भारत में डॉक्टर अंबेडकर बंगाल प्रेसिडेंसी से संविधान सभा के सदस्य चुने गए। बंगाल प्रेसिडेंसी से संविधान सभा के सदस्य चुने गए। लेकिन जब आगे चलकर भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का निर्माण हुआ, तब डॉक्टर अंबेडकर साहब बंगाल प्रेसिडेंसी के जिस क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य थे, वह क्षेत्र चला गया पाकिस्तान में। कहां चला गया? पाकिस्तान में। दो पाकिस्तान बना था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। बंगाल प्रेसिडेंसी के जिस क्षेत्र से डॉक्टर अंबेडकर साहब संविधान सभा के सदस्य थे, वह क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। जब पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, भारत का विभाजन हो गया। तो अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य नहीं रह पाए, संविधान सभा के सदस्य नहीं रह पाए। और जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य नहीं रह पाए, तो संविधान सभा जिस तीव्र गति से भारत के संविधान का निर्माण कर रहा था, उसमें बाधाएं उत्पन्न होने लगी। उसका काम स्ने हो गया, मतलब स्लो हो गया, धीरे हो गया। और जब काम धीरे हो गया तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयास से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयास से भीमराव अंबेडकर मुंबई प्रेसिडेंसी से संविधान सभा के सदस्य बन पाए, संविधान सभा के सदस्य बन पाए। समझ गए? और मुंबई प्रेसिडेंसी से एगो MS जयकर था संविधान सभा का सदस्य। तो जो है राजेंद्र प्रसाद ने कहा
कि आप अपने पद से जो है त्यागपत्र दे दीजिए। और फिर राजेंद्र प्रसाद के कहने पर एमएस जयकर हट गए और फिर एक सीट खाली हुआ, तो वहीं से जो है चुन करके मुंबई प्रेसिडेंसी से संविधान सभा के सदस्य जो है आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फिर से बन पाए। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि आजादी से पहले 1947 से पहले 15 अगस्त 1947 से पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बंगाल प्रेसिडेंसी से संविधान सभा के सदस्य थे, लेकिन आजादी के बाद वे मुंबई प्रेसिडेंसी से संविधान सभा के सदस्य बन पाए थे। तो नीचे से ईबी पॉइंट लिखिएगा। तो आजादी से पहले आजादी से पहले आजादी से पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आजादी से पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बंगाल प्रेसिडेंसी से संविधान सभा के सदस्य थे। आजादी से पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बंगाल प्रेसिडेंसी से संविधान सभा के सदस्य थे, जबकि आजादी के बाद वे राजेंद्र प्रसाद के प्रयास से राजेंद्र प्रसाद के प्रयास से मुंबई प्रेसिडेंसी से क्या हुआ जी? मुंबई प्रेसिडेंसी से संविधान सभा के सदस्य बने हो गया। हाँ, एक बार फिर से बोलना है। आजादी से पहले भीमराव अंबेडकर बंगाल प्रेसिडेंसी से संविधान सभा के सदस्य थे। आजादी के बाद वे राजेंद्र प्रसाद के प्रयास से मुंबई प्रेसिडेंसी से संविधान सभा के सदस्य बने। ठीक है, चलिए अब समझिए, ये अंबेडकर साहब के विषय में हो गया। अब समझिएगा, देखिए चीजों को कनेक्ट करके यहां से क्लास छोड़ेंगे ताकि बेहतर होगा। 1857 का विद्रोह हुआ, छोटे छोटे विद्रोह हुए, फिर भारत में राष्ट्रवाद का विकास हुआ, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, जिससे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का विकास हुआ, और सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन और छोटे छोटे विद्रोह और बड़े विद्रोहों ने यह प्रूफ कर दिया कि अंग्रेज भारतीयों का शोषण कर रहा है। अंग्रेज भारतीयों का हर स्तर पर शोषण कर रहा है। तो अंग्रेज भारतीयों का हर स्तर पर जो शोषण कर रहा है, उस शोषण से बचाने के लिए, उस शोषण से भारतीयों को बचाने के लिए राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई। यूं तो सबसे प्रमुख राजनीतिक संगठन के तौर पर कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1885 ईस्वी में हुई, लेकिन कांग्रेस की स्थापना से पहले कई सारे अन्य राजनीतिक संगठन की भी स्थापना हुई है। आपके बिहार एसआई का तो नहीं, लेकिन बीपीएससी का बड़ी फेवरेट टॉपिक है कांग्रेस से पूर्व स्थापित संगठन। बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक पलट करके देखिएगा, अनेकों बार कांग्रेस से पूर्व स्थापित संगठन के विषय में पूछा जा रहा है। समझ गए? तो कांग्रेस से पूर्व स्थापित संगठन को देख लेते हैं, फिर कांग्रेस को हम लोग देखेंगे। खैर, आज मेरा टाइम खत्म हो गया है, और सुन लीजिए, आज से बायोलॉजी शुरू हो रहा है। अच्छा, बिट्टू सर आएंगे तो अपना बात कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है?
बायोलॉजी से ही शुरू होने दीजिए, बायोलॉजी शुरू होगा, ठीक है। सर आएंगे, बात कीजिएगा अपना, हमारे ख्याल से तो बायोलॉजी ही शुरू करेंगे। कितने लोग चाहते हैं बायोलॉजी शुरू हो? मैक्सिमम लोग तो बायोलॉजी में हाथ खड़ा कर रहा है। चलिए ठीक है, देखिए सर से रात में बात हुआ है, 2 सब्जेक्ट लेकर के चलेंगे। जैसे हम भी आपको लगभग 2 सब्जेक्ट लेकर चल रहे हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री, दोनों को लेकर के चल रहे हैं। सर भी 2 सब्जेक्ट लेकर के चलेंगे आपको, बायोलॉजी और 1 सब्जेक्ट, ठीक है, बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स, ठीक है, बोल देंगे बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स ही लेकर के चलेंगे, ठीक है। यानी सप्ताह में जो 6 दिन क्लास होगा, 5 से 6 दिन क्लास होगा, उसमें आधा दिन बायोलॉजी और आधा दिन जो है इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो बात कर लीजिएगा। आज 5:30 बजे से बिट्टू सर का क्लास है, तो ऑनलाइन वाले लोग फिर से आप 5:30 बजे से आज से जुड़ जाइएगा। और हम तो आपको पहले ये ना बोले थे कि बैच फिलहाल 3 से 5 शुरू हो रहा है, लेकिन जैसे बिट्टू सर आ जाएंगे तो समय बढ़ जाएगा, बताए हुए हैं ना, हम बताए हुए थे आपको। हम मैथ वाले कब होगा वो हमको न पता है, आपको जैसे जैसे पढ़वा रहे हैं, जैसे जैसे कह रहे हैं काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए, वैसे वैसे करते जाइए, ठीक है। वो सब हमको सोचने, वो हमारे क्षेत्राधिकार में, हमको सोचने दीजिए, समझे। सुनिए, 5:30 बजे से क्लास है बायोलॉजी का, बिट्टू सर आएंगे, बिट्टू सर का क्लास है, हमको नहीं पता है क्या पढ़ाएंगे। इसके बाद बुधवार को टेस्ट हुआ था, बुधवार के टेस्ट का क्वेश्चन आंसर डिस्कशन टेलीग्राम चैनल पर भेजे हैं, किए? हाँ, दीजिए क्वेश्चन और देखिए कटअप तो आज देखबे नहीं किए आप, तो बैच और टेस्ट दोनों कीजिएगा, कटअप पार कर जाइएगा, नहीं कीजिएगा कटअप पार नहीं कीजिएगा, जो सीधा बात है, सीधी बात, नो बकवास है। बताइए, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहां की गई? वैशाली। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में किसका निर्माण अकबर ने करवाया? बुलंद। यंग बंगाल आंदोलन के नेता डेरेजियो ना। गडकरी विद्रोह कहां हुआ था? कोल्हापुर ना। संविधान सभा को मूर्त रूप किसने दिया? जवाहरलाल। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन? हरियाली योजना कब से प्रारंभ? भारत का स्वर्णिम तंतु किसे कहते हैं? जूट ना। भदावरी किसका नस्ल है? गाय का ना, भैंस का? भैंस का। डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध? चंद्र प्रभा वन्यजीव अभयारण्य। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला? मेरी लीला रौना। चलिए सुनिए, कल का क्लास बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल और पिछले क्लास में 25 को ना क्वेश्चन दिए थे, कल 50 को क्वेश्चन देंगे। क्या क्वेश्चन? 25 को क्वेश्चन तुरंत हो जाता है, 50 को क्वेश्चन देंगे। क्या विचार? और वो 50 क्वेश्चन में बिहार विविध करेंट, बिहार विविध, और इसका पहले क्लास होगा, नहीं पहले जो है कांग्रेस से पूर्व स्थापित संगठन पढ़ा देंगे, फिर बिहार विविध करेंट पढ़ा देंगे, और फिर रिवीजन करवा देंगे, और उसके बाद छुट्टी। समझ गए? तो सब चीज लेकर के आइएगा, अपना बोरा बिस्तर सब समेट के आइएगा। पूरे 15 दिन के पढ़ाए हुए चीज का रिवीजन करवाएंगे कल हम, पूरे 15 दिन। और देख रहे हैं हम रिवीजन पर जोर दे रहे हैं, तो आपको कितना जोर देना चाहिए आप थोड़ा सोचिए। कभी सोचते हैं अपने बारे में? दिन में कम से कम 5 मिनट निकाल करके अकेले में अपने बारे में सोचिए, और जरूर सोचिए, समझे। और यहां पर कुछ लोग जो है सभी दीदी जी भाई जी लोग से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो स्टाफ बोलता है उसका अनुसरण कीजिए, ठीक है। बोलता है पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे हो जाइए, क्या दिक्कत है, समझ गए।
तो अब जो स्टाफ कहता है विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए ही उस सबको रखे हैं, सही ढंग से सब कुछ सुचारू रूप से हो सके, इसी वजह से मुंह नहीं लगाना है, समझिए किसी से मुंह नहीं लगाना है, प्रयास करना है, गलती नहीं करना है। और अगर गलती हो भी जाए हमारे पास आइए, हम सॉल्यूशन करेंगे, हम सॉल्यूशन नहीं करेंगे उसके बाद फिर आगे जो है आप देखिएगा। तो थोड़ा सा जो है भीड़ भाड़ रहता है, तो भीड़ भाड़ रहता है तो थोड़ा सा तो कंप्रोमाइज करना होगा और कोई बात नहीं है। तो 15 मिनट का बीच में गैप है। अभी पढ़ रहे थे आप हिस्ट्री, अब पढ़ेंगे आप साइंस या इकोनॉमिक्स, जो भी पढ़ना होगा आप पढ़ेंगे, समझ गए। तो इसलिए 15 मिनट का बीच में गैप है, आपको जाने की कहीं कोई जरूरत ना है, माइंड फ्री कर लीजिए। 5:30 बजे से क्लास शुरू होगा। और हाँ सुन लीजिए, 5:30 बजे से पहले क्लास में आके बैठ जाइएगा। आपके लिए मात्र 10 मिनट का गैप है, 5:25 में बैठ जाइएगा। और नहीं तो अगर क्लासरूम में आप नहीं बैठे तो बिट्टू झा सर छोड़ करके चले जाएंगे, क्लास नहीं लेंगे, फिर उसके भागीदार हम नहीं होंगे, ना संस्थान होगा। 5:30 बजे से पहले क्लासरूम में आकर के आप बैठ जाइएगा, ठीक है। धन्यवाद। ई नहीं कि सर क्लास में आ गए और उधर से आ रहे हैं, तो वहां पर हम स्टाफ को बोल के जा रहे हैं सर क्लास में इंटर कर गए, किसी को इंटर करने नहीं देना है, समझ गए। और बहुत दिन के बाद आए हैं, आज पहला क्लास है उनका, समझे, तो थोड़ा सा सिस्टम में रहिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं कल। हाँ जी, साइंस भी होगा, पहले मेरा क्लास होगा बाद में होगा। आज नोट्स ना है तो नोट्स लेना लीजिएगा आप। हाँ क्या बोल रहे हैं, कल होगा, क्या बोल रही है। जो बोले हैं अभी वो होगा, अपने मन से कुछ हो होगा।